हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम एक और पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हमने पिछले कुछ वीडियोस में दो तीन वीडियोस में मैंने इंडिया के बारे में आपको बताया था। अभी अफ्रीका चलते हैं, मींस अफ्रीका वाला टॉपिक देखते हैं। तो जो चीज़ें इंडिया में हो रही थी, जो मैंने पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को लेकर के बताया, वही चीज़ें अफ्रीका में भी हो रही थी। तो हम अभी अफ्रीका के बारे में जानेंगे, जहाँ अगर आप आज भी चले जाओगे ना, तो आज भी ओवर 22 मिलियन जो अफ्रीकन्स हैं वो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ पर ही डिपेंड होते हैं अपने लिवलीहुड के लिए। बड़ी सारी सी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि बर्बर्स हो गया, मसाई हो गया, सोमाली, बोरन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सी जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ वहाँ पे आज भी सर्वाइव करती हैं, जिनका लिवलीहुड सिर्फ़ और सिर्फ या तो एग्रीकल्चर है या फिर ये पेस्टोरल एक्टिविटी है। मतलब मेन आप समझ के चलो, मेनली वो पेस्टोरल एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग आज भी वो सेमी एरिड ग्रासलैंड में रहते हैं या फिर एरिड डेजर्ट्स में रहते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो अभी मैंने कहा ना कि मान के चलो, ऐसा नहीं है कि पूरे 100% जो लोग हैं वो पेस्टोरल एक्टिविटी पे ही डिपेंड है। बट हाँ, 22 मिलियन जो अफ्रीकन्स हैं आज भी वो इसी पे डिपेंड हैं। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ करता था। आज भी वो लोग उसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ करता है। तो उनको प्रॉब्लम होती है कुछ भी चीज़ें कल्टीवेट करने में। उनके पास कैटल्स हैं, लाइक कैमल्स, गोट्स, शेप और डंकीज़ वगैरह हो गया। ये लोग ट्रेड वगैरह भी ट्रेड में भी इंगेज रहते हैं। जैसे कि ये लोग, जो इनके पास कैटल्स हैं, उनसे दूध निकाल करके दूध का जो प्रोडक्ट्स होता है, मिल्क जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइक घी हो गया, कर्ड हो गया, दही वगैरह, वो सब सेल करते हैं। ठीक है, मीट, एनिमल स्किन एंड वूल का ये लोग ट्रेड करते हैं। इनके पास ट्रेड के थ्रू और ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनके पास इतना इनफ मनी आ जाता है जिससे इनका खर्चा पानी चल जाता है। बाकी जो अदर जो इनकी एक्टिविटी है, जैसे कि पेस्टोरल एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ, वो भी हेल्प करती हैं। बट उसके बाद भी, इन सब के होने के बाद भी, वो बहुत सारे और जॉब्स करते हैं जिससे कि उनकी जो अर्निंग है वो थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी हो सके। सोचो उन लोग की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। एक तो पेस्टोरल एक्टिविटी, ठीक है, उससे भी उनका फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, तो थोड़े से वो लोग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में एंगेज हैं। अगेन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे भी हैं जो और जॉब्स करते हैं जस्ट कि उनका जो लाइफ है वो अच्छे से चल सके। जैसे कि जो इंडिया में पेस्टोरलिस्ट की जो हालत थी, वैसे ही अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट की भी हालत रही थी। ठीक है, उनकी भी लाइफ बहुत ही ज़्यादा, ग्रेजुअली तो नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे चेंजेस हुए, बट बहुत ही गंदे वाले लाइफ, उन गंदी सी अफेक्ट हुई है उनकी भी लाइफ, कॉलोनियल पीरियड में और जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड है वहाँ पे भी। ठीक है, क्या होता था, जैसे इंडिया में मैंने आपको बताया था, ये वाली फ़ोटो देखो ज़रा एक बार। इंडिया में मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, उनको ये लगता था कि जो ये ग्राउंड है वो वेस्ट लैंड है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना चाहिए। मतलब जो जहाँ पे ये लोग रहते थे, पेस्टोरलिस्ट लोग जो थे वो रहते थे, उनको ये लोग फालतू तो समझते ही थे, साथ में वो लोग, उन लोग को लगता था कि ये जो ग्राउंड है ये बर्बाद हो रहा है, ये वेस्ट लैंड है, तो हमें इसको प्रोडक्टिव लैंड में इसको कन्वर्ट करना चाहिए। वैसे ये वाली फ़ोटो देखना ज़रा, ये अफ्रीका की है और इस पिक्चर में भी मसाई कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। तो हम आगे भी मसाई कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी सारी सी हैं, बट यहाँ पे हम मसाई के बारे में पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अभी आता है इस पिक्चर में, बाद में वो क्या है कि इस पिक्चर में कुछ है नहीं, चेंजेस, कंडीशन इन लोग के चेंज हो रहे थे, उस वजह से जो ये मसाई वाले लोग हैं, जो मसाई ग्रुप के लोग हैं, इनको अलग अलग जो एग्रीकल्चर है उस पर डिपेंड होना पड़ रहा था। ठीक है, मतलब जो फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है इनको उन पर डिपेंड होना पड़ रहा था, और कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें मसाई कैटल हर्डरर्स की, ठीक है, तो अरे आप इसको जो मर्जी है वो प्रोनाउंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जस्ट अ मिनट, ये MAASAI होगा, ठीक है, एक बार इसको करेक्ट कर लेना। तो देखो, ये जो मसाई कैटल हर्डर्स हैं वो बेसिकली ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं, याद रखना। ठीक है, मतलब 300,000 हैं सदर्न केन्या में, 1.5 लाख लोग हैं तंजानिया में। अब हम इस वाले पार्ट में ये देखेंगे कि जो नए नए जो रूल्स, जो नए नए लॉज एंड रेगुलेशंस आए थे उनके लाइफ में, और उनके जिस भी एरिया में वो रह रहे हैं वहाँ पे कैसे उनकी लाइफ को अफेक्ट करा। उनके मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट हो गए थे, उनको मना बोल दिया गया था कि आप नहीं जा सकते हो इस वाले एरिया में। ठीक है, इससे उनके जो लाइफ थे, चाहे वो ड्रॉट का टाइम हो, चाहे वो फ्लड का टाइम हो, बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट हुआ था। उनके जो सोशल रिलेशनशिप है उसको भी रीशेप करना पड़ा था, वो भी बहुत ख़राब तरीके से अफेक्ट हुआ था। अभी बात करते हैं, ये जो ग्रेजिंग लैंड थे वो कहाँ गए।
क्योंकि इंडिया में तो इन लोगों ने उसको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर लिया ना। अभी अफ्रीका में देखते हैं कि ये जो ग्रेजिंग लैंड थे वो कहाँ गए। मसाई जो कम्युनिटीज़ थी उनके साथ एक अलग सी प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो ग्रेजिंग लैंड था ना उसका वो कंटिन्यूस लॉस हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो ये कॉलोनियल टाइम था उसके पहले जो मसाई लैंड था वो बहुत ही वास्ट एरिया में वो स्ट्रेच था, जैसे कि नॉर्थ केन्या से लेकर स्टेपिस तक, जो मॉडर्न आप देखोगे नॉर्थन तंजानिया का वाला पार्ट है वहाँ तक। लेट 19 सेंचुरी को नाम वाम याद रखना ज़रूरी है नहीं, बस समझ लो कि जो ये मसाई लैंड था वो बहुत ही वास्ट एरिया में फैला हुआ था बिफोर कॉलोनियल टाइम्स। उसके बाद फिर ये कॉलोनियल पावर्स आए, मीन्स ये यूरोपियंस आए, इनके लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। 1885 में आप देखोगे जो मसाई लैंड था उसको जस्ट अ मिनट, हाँ ये 1885 में आप देखोगे उसको कट कर दिया गया था। कट का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब उसको डिवाइड कर दिया गया था ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंजानिया में, ठीक है। बहुत सारा लार्ज पार्ट ऑफ जो ग्रेजिंग लैंड था ये वाइट सेटलमेंट्स वाले लोगों ने ले लिया था। वाइट सेटलमेंट्स अगर मैं कहीं पे भी बोलूँ तो ये मत समझना कि वाइट सेटलमेंट क्या है, वो ब्रिटिशर्स को ही डिनोट करने के लिए ये वाइट सेटलमेंट वाला नाम दिया गया है, ठीक है। तो कॉलोनियल पावर्स जब अभी नहीं आया था उससे पहले क्या था वो पता चल गया। उसके बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने 1885 में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब एक बाउंड्री बना दी, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, एक था ब्रिटिश केन्या एक था जर्मन तंजानिया, ठीक है। फिर आप देखोगे जब ये लोग आए इतना करने के बाद में जो बेस्टेस्ट ग्रेजिंग लैंड थे उसको ले लिया वाइट सेटलमेंट्स वालों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने, ये यूरोपियन पावर ने। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे भी तो बहुत सारी चीज़ें कल्टीवेट करनी थी। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने बोला कि ये वेस्ट लैंड है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो लोग ख़राब वाले लैंड को बोलेंगे कि ये वेस्ट लैंड है हमें दे दो। जो उनमें से बेटर होता था, बेस्टेस्ट होता था, वो लोग बोलते थे कि हाँ ये आप लोग के लिए, आप लोग इसको बर्बाद मत करो, आप लोग के लिए ये वेस्ट लैंड ही है, हम इसको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करेंगे। तो वैसे भी लोग इन लोगों ने वहाँ पर भी करा। वाइट सेटलमेंट्स वालों ने जो कि बेस्टेस्ट ग्रेजिंग लैंड थे उनको अपने अंडर में ले लिया, और जो ये मसाई ग्रुप के लोग थे इनको एक छोटे से एरिया में रहना पड़ा, मींस फोर्सफुली इनको एक छोटे से एरिया में भेज दिया गया, साउथ केन्या और नॉर्थ तंजानिया वाले एरिया में, ठीक है। बेसिकली ये छोटा सा ही बोला जाएगा, अगर वो लोग इतने लंबे एरिया में रह रहे हैं, इतने वास्ट एरिया में रह रहे हैं और उनको बस यही दो एरिया दिया जा रहा है तो उन लोगों के लिए तो ये छोटा सा एरिया है ना। तो इससे क्या हुआ, जो मसाई ग्रुप के लोग थे इन्होंने 60% ऑफ प्री कॉलोनियल लैंड को खो दिया आपने। सोचो, अगर आप किसी बहुत बड़े एरिया में रह रहे हो और कल को कोई आके बोले कि इसका 60% मेरा है, बाकी 10-20% आपका है, बाकी जो परसेंटेज बचा वो तो वहाँ पे तो नॉर्मल लोग ही रहते थे ना। तो 60% ऑफ लैंड उन लोगों ने ले लिया, बाकी जो बचा कुचा था बस वही इनको दिया। तो इनको बहुत ही मेजर लॉस हुआ था, जिसकी वजह से इनके कैटल्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बिकॉज इनके पास और कोई सोर्स नहीं था लिवलीहुड का। हमारे इंडिया में क्या था, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि वो लोग कहीं पर ट्रेड में इंगेज हो गए थे, ठीक है, किसी ने कहीं और पे शिफ्ट कर लिया। बहुत सारे लोगों के कैटल्स जो हर्डर्स थे वो सारे के सारे मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, चलो इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये लोग सेमी एरिड जोन में रहते थे, जहाँ पे रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था बिकॉज उतनी रेनफॉल्स वगैरह नहीं होती थी। अब इन लोगों को क्या क्या करा गया, ये जो साउथ केन्या और जो नॉर्थ तंजानिया वाला एरिया था, इन लोग को पहले तो वहाँ पे भेज दिया गया, और इन लोग को ऐसी जगह पे भेजा गया जहाँ जो बिल्कुल ही एरिड जोन है, जहाँ पे एकदम अनसर्टेन रेनफॉल होता था, और ये जो पास्चर्स थे ना वो भी बहुत ज़्यादा पुअर होते थे। आप देखोगे फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है ईस्ट अफ्रीका में, उसने लोकल पीजेंट कम्युनिटीज़ को इनकरेज करा कि आप अपने कल्टीवेशन को बढ़ाओ। मतलब यहाँ पे भी उनको वही चाहिए था, एक मिनट, और वहाँ पे भी उनको वही चाहिए था। ओके, इसी अभी साइड पे हम लोग, जैसे यहाँ के जितने भी ट्राइब्स थे, यहाँ के जितने भी कम्युनिटीज़ थी, उन लोग के उनमें से लोगों को हायर करा एज ए स्लेव्स कि आप आके हमारे प्लांटेशन में काम करो, आप कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करो, उनको इनकरेज करा। वही काम वो लोग वहाँ पे भी कर रहे थे, ठीक है। जो लोकल पीजेंट्स थे वहाँ के, उनको इन लोगों ने बोला कि आप कल्टीवेशन को एक्सपेंड करो। और जैसे ही, मतलब इनका मतलब क्या था कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था उस टाइम पे ब्रिटेन में आ रखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन भी चल रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लोगों को फीड करना था। वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करने की ना ही उतनी फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह जो भी थी, ठीक है। तो यहाँ से उन लोगों का अगर वहाँ पे कुछ कमी हो रही है, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही वहाँ पे कुछ कल्टीवेट नहीं होता था, बट हाँ कमी वमी होती थी। तो जिस एरिया को इन लोगों ने कॉलोनाइज़ करके रखा है उस एरिया से ये लोग सारे सामान को लेकर के जाते थे, ठीक है। और आज हम लोग बोलते हैं कि यूरोप ऐसा है वैसा है, जस्ट बिकॉज उन लोगों ने लूट पाट करके हमसे और बाकी सारे जो कॉलोनियल कंट्रीज़ को उन लोगों ने कॉलोनाइज़ करा था, सारे वहाँ पे लूट वगैरह करके
तब जाके उनका वो बना है, तब जाके आज हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये यूरोप है, ये पेरिस से देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो प्री कॉलोनियल टाइम्स में जो ये मसाई पैस्टोरलिस्ट हैं, इन्होंने डोमिनेट कर रखा था अपने नेबर्स को। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अचानक से कोई वाइट सेटलमेंट वाले लोग आए और उनने बोला कि आप एग्रीकल्चर करो, तो हम तब जाके वो लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किए, नहीं। इनको बहुत पहले से कुछ जो इनके जो नेबरर्स थे वो भी कहा करते थे ये एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए। तो ये लोग इतने ज़्यादा थे ना कम्युनिटी में कि इन लोगों ने जो एग्रीकल्चरल जो नेबरर्स थे उनको इन लोगों ने डोमिनेट कर रखा था दोनों तरीके से। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप देखो तो भी, और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखो आप तो भी। बट जैसे ये कल्टीवेशन एक्सपैंड हुआ, जो पास्चर लैंड्स थे वो कल्टीवेटेड फील्ड में कन्वर्ट हो गए। और ये जब कॉलोनियल रूल का जब एंड हुआ तो ये सारा का सारा सिचुएशन बदल गया। जो मैंने अभी बताया ना कि इन लोगों ने डोमिनेट कर रखा था, अब जो ये कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे अब वो लोग इन लोगों को डोमिनेट कर रहे थे। दिक्कत ये थी। एंड अगेन बहुत लार्ज एरिया जो इन ग्रेजिंग लैंड्स का था उसको गेम रिजर्व्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे लोग गेम खेलते थे, बट हाँ उसको यहाँ पे लिख रखा है तो ऐसा नहीं था कि इसको नहीं समझना कि वहाँ पे लोग गेम खेला करते थे, ठीक है। उसको इन लोगों ने रिजर्व कर दिया। जैसे कि मसाई मारा एंड संबुरू नेशनल पार्क है केन्या में, सेरेंगेटी पार्क है तंजानिया में, जो वहाँ पे जो पेस्टोरलिस्ट थे इन सारे पार्क, जो ये पार्क वगैरह ये लोग यहाँ पे बन रखा था, ये केन्या में, तंजानिया में, ठीक है। जितने भी पार्क वगैरह थे वहाँ पे जो पेस्टोरलिस्ट हैं उनको जाना अलाउड नहीं था। वो लोग अपने एनिमल्स को हंट नहीं कर सकते थे, वो लोग अपने हर्डर्स को ग्रेज नहीं कर सकते थे उन सारे एरियाज़ में। ट्रेडिशनली आप देखो तो इनका क्या है, वो रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड है, ठीक है। बट अभी जब इन लोगों ने रिजर्व करके रखा है तो वहाँ पे सबको जाने के लिए मना बोल दिया कि नहीं आप लोग नहीं जा सकते। फॉर इंस्टेंस आप देखो कि ये जो नेशनल पार्क्स वगैरह बने थे ना, मतलब बहुत लार्ज एरिया में बने थे। आप बस इसका जो ये नेशनल पार्क है सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया, आप इसका समझो 14,760 किलोमीटर्स में ये पूरा जो ये मसाई ग्रेजिंग लैंड था उसका 14,760 किलोमीटर में बस इस अकेले एक पार्क को बनाया गया था। तो सोचो किस लेवल का इन लोगों ने एक्सप्लॉइट करा होगा इन सारे के सारे पेस्टोरलिस्ट वाली जो कम्युनिटी थी अफ्रीका में उनको। अभी समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी? इंडिया में भी हुआ, अफ्रीका में भी हुआ, और दोनों जगह पे अगर मैं कंपेयर करने को बोलूँ कि कहाँ पे ज़्यादा हुआ तो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज दोनों अलग लेवल पे सफ़र कर रहे हैं। इंडिया भी है ऑब्वियसली, हम इंडियंस हैं, इंडियंस का ही सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं टॉपिक में। बट एक प्रॉब्लम ये थी कि देखो अभी मैं जैसे मैंने बताया कि बस अभी हाँ मना कर दिया गया है, बाकी और कुछ नहीं। उतने अभी स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह, सीवियर रूल्स वगैरह भी इम्पोज नहीं करे गए हैं, ओके। लेट 19th सेंचुरी की मैं बात अगर नहीं करूँ तो बस अगर मैं अर्ली 19th सेंचुरी की बात करूँ, ठीक है, इन द 19th सेंचुरी, आप अर्ली लगा लेना यहाँ पे। 19th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो जो ये अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट हैं वो अपने इन सर्च ऑफ पास्चर्स वो बहुत ही दूर वाले एरियाज़ में वो लोग सफ़र ट्रैवल वगैरह करा करते थे। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह के पास्चर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको अपने कैटल को ग्रेज करने के लिए दूसरी जगह पर तो जाना पड़ेगा ना। बट ये सब देखते देखते जब लेट 19th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड आया तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना शुरू कर दिया उनके मोबिलिटी पे कि अब आप मूव नहीं कर सकते हो। जब इनने देखा कि हाँ हमारे मना करने के बाद भी सारी चीज़ें कंटिन्यूस बेसिस पे हो रही हैं, तब इन लोगों को लगा कि हमें कोई लॉज वगैरह लेकर के आना चाहिए, हमें इनको इतना फ्री मूवमेंट अलाउ नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर ये फ्री होके फ्रीली अगर ये लोग मूव कर पाएंगे तो इससे हमारा लॉस हो जाएगा, जो हमें कल्टिवेबल लैंड चाहिए वो हमें मिल नहीं पाएगा। दैट इज़ वाई इन लोगों ने सीवियर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बहुत सारे गंदे गंदे रूल्स एंड लॉज जो थे वो इम्पोज करें उनकी मोबिलिटी पे। जैसे अगर मैं बात करूँ बस मसाई की मैं बात नहीं करूँ, अगर दूसरे ग्रुप्स की भी बात करूँ तो उनको भी फोर्स उन लोगों ने करा कि आप इसी पर्टिकुलर एरिया में रह सकते हो, आप जो हमने रिजर्व करके रखा है आप उसमें नहीं जा सकते हो, ठीक है। जो बाउंड्रीज थी उन सारे रिजर्व की उनको लिमिटेड कर दिया गया। पहले तो मतलब रिजर्व था ना कि चलो ठीक है इतने में आप नहीं जा सकते हो और आप इसी पर्टिकुलर एरिया में रह सकते हो। तो अभी क्या था, अभी उन सारे पर्टिकुलर एरियाज़ की जो बाउंड्रीज़ थी उनको और छोटा कर दिया गया, उसकी जो लिमिटेशंस थी ना उसको कम कर दी गई। बहुत सारे लोग लिमिटेशन बढ़ा देते हैं कि चलो ठीक है आगे एक्सटेंड कर देते हैं कि आप लोग इतनी दूर और जा सकते हो, नहीं ये लोग कम कर रहे थे। जो एरिया था ना जहाँ पर वो लोग मूव कर सकते हैं वो लोग वो इन सारे एरियाज़ की जो बाउंड्रीज़ थी उनको कम कर रहे थे कि आप नहीं जा सकते उसके आगे। उनको मूव करना अलाउड नहीं था अपने स्टॉक के साथ में, स्टॉक इन द सेंस कैटल्स वगैरह के साथ में कम मूव करना अलाउ नहीं था। आपको जैसे यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती थी ना, ये कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, वैसे ही वहाँ पे भी था, आपको वहाँ पे भी परमिशन की ज़रूरत पड़ती। आप बिना परमिशन के नहीं घूम सकते अपने कैटल्स वगैरह को लेकर के। और
मतलब बिना प्रॉब्लम के, बिना हरेसमेंट के कोई उनको परमिशन देता भी नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं जा रही हूँ, मान लो मैं क्यों, कोई और किसी और को ले लो, ठीक है, कोई और जा रहा है उनसे परमिशन लेने, तो या तो उनसे वो पहले काम वाम करवाते थे, उनको ब्रूटली एक्सप्लॉइट करते थे कि ये करो वो करो, हमारे प्लांटेशन में वर्क करो, हमारे लिए ये करो, तब जाके हम तुमको अलाउ करेंगे कि तुम यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। और अगर अगर उन लोगों ने उनके रूल्स को फॉलो नहीं करा तो उनको गिल्टी फाउंड करके उनको सीवियर पनिशमेंट मिलती थी। जो पेस्टोरलिस्ट थे उनको अलाउड नहीं था कि वो उस मार्केट में जा सके जहाँ पे ये ब्रिटिशर्स, जहाँ पे ये यूरोपियन पावर्स, जो कि अपने आप को वाइट सुपीरियॉरिटी वाला जो पावर है वो बताते थे कि हाँ हम लोग वाइट है, मतलब होता है ना गोरे लोग, ठीक है, गोरे काले रेसिज्म आपने अगर पढ़ रखा होगा, आप अगर आगे जाओगे तो पढ़ोगे, जो साउथ अफ्रीका वाला एरिया है ना, वहाँ पे रेसिज्म के खिलाफ में गांधी जी कैसे लड़े थे, ठीक है। आई थिंक इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर है ये नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया वाला, उसमें हम करवाएंगे, ओके। तो ये जो जहाँ जहाँ ये लोग जा सकते थे, ये जो वाइट सेटलमेंट के लोग थे, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन पावर्स थी, वहाँ वहाँ इन सबको जाने के लिए मना बोल दिया गया कि नहीं, आप लोग हमसे बहुत इन्फीरियर हो। रेसिज्म वाली आइडियोलॉजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। तो आप लोग हमारे मार्केट्स में एंटर नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू आर ब्लैक, और आप हमारे लेवल के नहीं हो। एक तो कलर के बेसिस पे, दूसरा इनके लेवल के बेसिस पे कि आप हमारे लायक नहीं हो, आप लोग बहुत ही मतलब बैकवर्ड हो। और हम लोग, वो लोग ना बहुत ही गंदा समझते थे इन पेस्टोरलिस्ट को। अगर वो लोग, इनके हाथ का खाना भी मिल जाना तो भी वो लोग नहीं खाएंगे, वो लोग भूखे मर जाएंगे, बट इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। ये अभी मैं बस बात कर रही हूँ पेस्टोरलिस्ट वाले ग्रुप की। ऐसे बहुत सारे नॉर्मल लोग भी थे अफ्रीका में जिनके खिलाफ ये लोग इतने सीवियर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, ब्रूटली इन लोगों को सेपरेस करा गया अगर इन लोगों ने कभी रिवॉल्ट भी करा तो। और चलो इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बात करूँगी अगले वाले वीडियो में, मीन्स अगले वाले चैप्टर में। अच्छा, बहुत सारे ऐसे रीजन्स में इनको मना कर दिया गया कि आप ट्रेड भी यहाँ पे नहीं कर सकते, आप किसी भी फॉर्म का ट्रेड नहीं कर सकते हो। देखो जैसे कि मैंने अभी बताया ना, पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया था कि ये लोग जो मिल्क से प्रोडक्ट बनते थे, घी, कर्ड वगैरह जो कुछ भी था इन लोगों के पास थे, वो लोग सेल वगैरह करा करते थे मार्केट्स में। तो ऑब्वियसली बात है, सेल करने कहाँ जाएंगे, मार्केट में जाएंगे। इन लोगों ने मार्केट में जाने से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोग मूव करते हैं, मीन्स तो ये वाइट पीपल हैं वो जाते हैं वहाँ पे, अपने को गोरा बताते थे ये लोग। और इनको बाद में ये भी मना कर दिया गया कि आप किसी भी फॉर्म का ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप किसी भी फॉर्म के ट्रेड में इंगेज नहीं हो सकते हो। जो वाइट जो सेटलर्स थे और जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे, वो पेस्टोरलिस्ट को एक डेंजर की तरह देखते थे, ठीक है। और इनको ये लगता था कि जो लोग हैं उनका, जो ये पेस्टोरलिस्ट लोग हैं, उनका कांटेक्ट जो है लोगों के साथ में उसको कम करना चाहिए। तो इन लोगों ने जो लिंक थे ना, जिससे कि जो ये पेस्टोरलिस्ट वाला ग्रुप है, जिससे ये लोग लोगों से कनेक्ट हो सकें, इनने उस लिंक को ही कट ऑफ कर दिया, मीन्स कट करने की कोशिश करी, तो फाइनली इन लोगों ने कट ऑफ कर दिया। हाउएवर ये कभी उतना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जो ये वाइट कॉलोनिस्ट थे उनको खुद ही ब्लैक लेबर पे डिपेंड होना पड़ता था। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कल्टीवेशन भी करवाना है तो आप, ये जो वाइट कॉलोनिस्ट थे ना, वो खुद जाके तो लैंड को कल्टीवेट करेंगे नहीं, ठीक है, समझ में आ रही है ना। इनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो जो ब्लैक पीपल थे ना, उन्हीं पे डिपेंड होना पड़ता था। तो ये कभी भी उस लिंक को उतने नज़दीकी से ये लोग कट ऑफ नहीं कर पाए। कोशिश तो बहुत करी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो माइंस वाला कोई काम है वो हो गया, रोड को बिल्ड करना है वो हो गया, टाउन्स वगैरह को बिल्ड करना है वो हो गया, इन सब में आपको लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब या आप लेबरर्स कहाँ से लेकर के आओगे? आप इंडिया से लेकर के जाओगे क्या अफ्रीका में? हाँ, बहुत लोग गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई गया ही नहीं। अलग अलग कंट्री से ये लोग स्लेव्स बना करके लेके आते थे, बट फिर भी कितनों को लेके जाओगे यहाँ से बनाने के लिए? तो आपको उनको मतलब ब्लैक लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, जो ये ब्लैक पीपल थे उनकी इनको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती थी। अब देखोगे आप, जो उनके जो फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड थे, जो क्या नाम है इनके, मसाई कम्युनिटीज़ के बाकी सारे अदर ग्रुप्स थे उनके, जैसे ही इनसे ये छिन गया तो जो वाटर रिसोर्सेज थे उनका उनका भी एरिया कम कर दिया गया, ठीक है। मतलब आप ना वहाँ से पानी वानी ले सकते हो ना कुछ ले सकते हो, जितने भी आपके एरियाज़ थे, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज को देखो या फिर फूड कंज्यूमिंग रिसोर्सेज को देखो, कुछ भी हो, सारे एरियाज़ को छोटा कर दिया गया। जो पास्चर्स की जो क्वालिटी थी वो एकदम ख़राब होने लगी, फोडर जी जो था उसकी भी सप्लाई कम होने लगी, कैटल्स को फीड करने का जो प्रॉब्लम था वो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम बन गया एट दैट टाइम। मैंने ये लाइन मिस कर दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके पिछले वाले स्लाइड में था ये, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है ना कि ये लोग किस किस हद तक गए थे लोग। पहले तो ये कि आपको कल्टीवेशन करवाना है, ठीक है, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पे रेसिज्म क्रिएट कर रहे हो कि नहीं, आप लोग ब्लैक लोग हो, हम लोग आप पे डिपेंड नहीं होंगे, लेकिन आपको डिपेंड भी होना पड़ रहा है। उन लोग के टच करने से डरते थे, जैसे कि इंडिया में अनटचेबिलिटी बैन है ना अभी,
ठीक है, आज भी बट है कि वो लोअर कास्ट का है तो हम उसको क्यों टच करें, हम उसके हाथ का पानी क्यों पिए। वही सीन था, बिल्कुल डिक्टो टू कॉपी यही सीन था, मतलब इससे भी ज़्यादा सीवियर था। अभी तो बहुत हद तक कम हो रखा है इंडिया में, बट हाँ इससे भी ज़्यादा सीवियर था। बट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन लोगों को उन्हीं ब्लैक लेबर पे डिपेंड होना पड़ता था। जो ये नई नई टेरिटोरियल बाउंड्रीज इन लोगों ने बनाई थी और जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे थे, इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएगी जो पेस्टोरलिस्ट थे उनकी लाइफ पे, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो ये पेस्टोरल एक्टिविटी थी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, ये हम सारे के सारे अगली वाली वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल गाइज, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट अ मिनट हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर वॉट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। सर के आप इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो, आप सर को मेल भी कर सकते हो, बट हाँ आप एक बार सर को व्हाट्सएप कर लो। यहाँ पे बस टीचर्स दिख रहे हैं, बाकी पर्सनल मेंटरशिप सर की प्रोवाइड होती है, कोई भी ग्रुप्स वगैरह कुछ नहीं बना है। सर 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, खुद ही बात करते हैं। लेवल एग्ज़ाम का बढ़ता जा रहा है, प्रीलिम्स इस बार का बहुत टफ था, 80% बच्चों से मैंने सुना था, बट हाँ वहीं वाइशा इसके बहुत सारे से बच्चों ने 90+ स्कोर करा है जस्ट बिकॉज ऑफ सर की गाइडेंस। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, आप सर को कॉन्टैक्ट कर लो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइज।